नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा। हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। विगत कक्षा में हमने पद्य शिक्षण एवं पद्य शिक्षण की समस्त विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। पद्य शिक्षण की दो प्रमुख विधियां हैं, दंडान्वय एवं खंडान्वय। दोनों विधियां हमारे रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से या CTET के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण शिक्षण की जिस प्रकार से आगमन और निगमन दोनों विधियां महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से दंडान्वय खंडान्वय है। आज पवित्र मास का आरंभ हो चुका है। श्रावण मास का जो प्रथम सोमवार है, उसमें आप सभी के लिए मैं खुशहाली की और हरियाली की कामना करता हूं कि आपके जीवन में आने वाला जो रीट का एग्ज़ाम है वो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलावे। ऐसी मैं महादेव से कामना करता हूं कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिले और आपके संपूर्ण जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। आज हम हमारे शिक्षण विधियों के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं नाटक शिक्षण, जो भी रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है। नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण देखिए, सर्वप्रथम नाटक का जो उद्देश्य है, नाटक शिक्षण की बात करते हैं, या सबसे पहले नाटक की यदि हम परिभाषा की बात करते हैं, आपको सभी को पता है नाटक को इंग्लिश में सीरियल बोला जाता है। नाटक का मतलब क्या होता है? देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम की आप हम बात करें, वहाँ पर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है। अभिज्ञान शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक इस ग्रंथ में महाकवि कालिदास ने क्या कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, समस्त प्रकार के काव्यों में जो नाटक है वो रमणीय है, सुंदर है, मन को प्रसन्न करने वाला है। उसी प्रकार से दूसरी जो काव्य की परिभाषा है, अवस्थानुकृतिः नाट्यम। अवस्थानुकृतिः नाट्यम। अवस्थानुकृतिः नाट्यम अर्थात अवस्था की अनुकृति ही या अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। किसने कहा है? इसमें धनंजय ने अपने ग्रंथ दशरूपकम में नाटक की जो दूसरी परिभाषा बताई है, अवस्थानुकृतिः नाट्यम, अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाटक शब्द का निर्माण संस्कृत की नट धातु से हुआ है। संस्कृत की नट धातु से है। नट धातु से नाटक पद का निर्माण हुआ है। नट धातु से उत्पत्ति, नट धातु से उत्पत्ति, जिसका अर्थ क्या है? अभिनय। जिसका अर्थ क्या है? अभिनय। नाटक का मतलब होता है अभिनय। अब यदि हम नाटक शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं, नाटक शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है संस्कार शिक्षणम। नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है संस्कार शिक्षणम। पढ़ने वाले के, देखने वाले के, श्रवण करने वाले के लिए उसके जीवन में
संस्कारों का शिक्षण कराना, उसको संस्कारित बनाना, संस्कार शिक्षणम, तथा दूसरा हम चाहे तो कर सकते हैं तथा च संस्कृति संरक्षणम, संस्कृति संरक्षणम, संस्कारों के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण करना, ये नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। आपको ध्यान में रखना है, नाटक शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संस्कार शिक्षणम, संस्कार शिक्षणम, संस्कारों की शिक्षा देना नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने कहा नट का मतलब अभिनय से है, और अभिनय की जो हम बात करते हैं तो जो अभिनय है, नाटक का जो दूसरा रूप है अभिनय, अभिनय की बात करते हैं तो अभिनय के 4 प्रकार हैं, कहीं अलग अलग है। जैसे अभिनय के जो 4 प्रकार हैं, अभिनय के 4 प्रकार जो नाटक किया जाता है, जो अभिनय किया जा सकता है वो 4 प्रकारों से हैं। अभिनय 4 प्रकार का है। पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है सात्विक, और चौथा है आहार्य। 4 प्रकार के अभिनय के प्रकार हैं। अभिनय 4 प्रकार के हैं। कायिक का मतलब आप जानते हो, शरीर के माध्यम से किए जाने वाला अभिनय। वाचिक का मतलब होता है वाणी के माध्यम से किए जाने वाला अभिनय। सात्विक का मतलब हो गया शरीर और वाणी दोनों के माध्यम से जो अभिनय किया जाता है वो सात्विक अभिनय कहलाता है। और आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा के माध्यम से। जैसे रावण का अभिनय आपको करना है तो रावण की जिस प्रकार की वेशभूषा रही होगी उस प्रकार की वेशभूषा को हम धारण करके उसी की ध्वनि में हम जो अभिनय करते हैं वो आहार्य अभिनय कहलाता है। कायिक का मतलब होता है शरीर द्वारा अभिनय, शरीर माध्यम से किया जाने वाला अभिनय, शरीर के माध्यम से किए जाने वाला अभिनय। वाचिक का मतलब हो गया वाणी के माध्यम से बोल करके, वाणी के माध्यम से किया जाने वाला। सात्विक है शरीर एवं वाणी के माध्यम से, के द्वारा किया जाने वाला, दोनों के माध्यम से, शरीर और वाणी दोनों के माध्यम से। आहार्य हो गया वेशभूषा के माध्यम से, वेशभूषा धारण करके जो अभिनय किया जाता है वो आहार्य अभिनय कहलाता है। ये नाटक का उद्देश्य हो गया है। अब हम बात करते हैं, मतलब अभिनय के 4 प्रकार हैं जो नाटक के, मान लो नाटक या अभिनय के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार का जो अभिनय हमारे द्वारा किया जा सकता है, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब यदि हम नाटक शिक्षण की बात करते हैं, तो नाटक शिक्षण के उद्देश्य देखो, नाटक शिक्षण के उद्देश्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के मतानुसार
कितने हैं नाटक के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। नाटक के तीन प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं। भरत मुनि के अनुसार नाटक के तीन उद्देश्य माने गए हैं। नाटक शिक्षण का जो उद्देश्य भरत मुनि ने बताया वो पहला है हितोपदेश जननम। हितोपदेश जननम। भरत मुनि ने नाटक के जो तीन उद्देश्य बताए हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। पहला उद्देश्य है हितोपदेश जननम। हितोपदेश का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई अभिनय या ऐसा कोई प्रदर्शन जो हमारे द्वारा किया जा रहा है वह कैसा होना चाहिए। व्यक्ति या समाज या राष्ट्र के कल्याण हेतु दिया जाने वाला उपदेश। ऐसा उपदेश जो व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के कल्याण के लिए उपयोगी हो, वह उपदेश कहलाता है हितोपदेश जननम। हित का उपदेश अर्थात हित को जन्म देने वाला ऐसा उपदेश जो किसी व्यक्ति के हित का हो, समाज के हित का हो, राष्ट्र के हित का हो, वह उपदेश हितोपदेश जननम। तो भरत मुनि ने कहा है कि इस प्रकार का नाटक का मंचन इस प्रकार से होना चाहिए। नाटक शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पहला तो यह है हितोपदेश जननम, दूसरा है विश्रांति जननम, दूसरा है विश्रांति जननम अर्थात ऐसा उपदेश, ऐसा नाटक का शिक्षण जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र है इसको शांति प्रदान करने वाला हो। विश्रांति जननम का मतलब हो गया व्यक्ति, समाज या राष्ट्र को शांति प्रदान करने वाला। दूसरा क्या है, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र को जिसके माध्यम से, जिसको देखने से, जिसको सुनने से, जिसके अभिनय का आनंद लेने से उसको, उसके मन को शांति मिलती हो, ऐसा नाटक होना चाहिए। फिर तीसरा है जो सबको पता है किसी भी नाटक का प्रमुख उद्देश्य होता है वो है व्यक्ति का मनोरंजन करना, अर्थात तीसरा उद्देश्य हो गया विनोद जननम। तीसरा क्या हो गया, विनोद जननम अर्थात मनोरंजन करना। ये भरत मुनि ने किसी भी नाटक के शिक्षण हेतु तीन प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। पहला है हितोपदेश जननम अर्थात जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के कल्याण के हेतु दिया जाने वाला जो उपदेश है, कल्याण हेतु दिया जाने वाला उपदेश हितोपदेश जननम कहलाता है। दूसरा है विश्रांति जननम, जिसको सुन करके, देख करके, पढ़ करके क्या मिले, मन को शांति मिले, मन तृप्त होता हो, वह विश्रांति जननम है। और तीसरा है मनोरंजन करना, प्राणी के मनोरंजन के लिए, प्राणी को आनंद की अनुभूति कराने के लिए
जो उपदेश दिया जाता है, जो शिक्षण करवाया जाता है, वो है तीसरा विनोद जननम। ये 3 प्रकार के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो भरत मुनि ने बताए हैं। आप देख लो इसको। स्क्रीनशॉट लेने के लिए कई लोगों ने कहा है कि सर आप सामने रहते हो, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति है, महाकवि कालिदास के द्वारा कही गई है। काव्यों में नाटक को श्रेष्ठ बताया गया है। अवस्था की अनुकृति ही नाटक है, अवस्था का अनुसरण ही या अनुकरण ही नाटक है। 10 रूपक में धनंजय ने बताया गया है। संस्कृत की नट धातु से नाटक का निर्माण हुआ है, नाटक पद की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है अभिनय, कहने का मतलब। और इसका मुख्य उद्देश्य संस्कार शिक्षणम और संस्कृति संरक्षणम, संस्कारों के माध्यम से हमारी संस्कृति का संरक्षण करना। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। शरीर के द्वारा किया जाने वाला कायिक, वाणी के द्वारा किया जाने वाला वाचिक, और शरीर और वाणी के द्वारा किए जाने वाला सात्विक, और वेशभूषा के माध्यम से किए जाने वाला जो अभिनय होता है वो आर्य है। नाटक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में सर्वप्रथम भरत मुनि के मतानुसार 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है हितोपदेश जननम, दूसरा है विश्रांति जननम, और तीसरा है विनोद जननम। हितोपदेश जननम का मतलब राष्ट्र के लिए, प्राणी के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए। विश्रांति का मतलब शांति प्रदान करने के लिए, और तीसरा है मनोरंजन करने के लिए। ये 3 है। अब हम शिक्षण की दृष्टि से, हमारे नाटक के शिक्षण की दृष्टि से, जो नाटक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, उन उद्देश्यों की हम चर्चा करते हैं। हटा दूं? आइए अब हम प्रारंभ करते हैं जो नाटक शिक्षण के उद्देश्य हैं। नाटक शिक्षण के उद्देश्य। उद्देश्यानि, नाटक शिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला है बालकों को अभिनय कला का ज्ञान प्रदान करना। बालकों को अभिनय कला का ज्ञान प्रदान करना। किस प्रकार से अभिनय किया जाता है? आपने कई सारी मूवी देखी होगी, उसमें हीरो का जो अभिनय होता है, विलियन का जो अभिनय होता है, नायिका का अभिनय होता है, और भी सूत्रधार उस नाटक में या मूवी में जो भी होते हैं, सबका अलग अलग अभिनय होता है। तो किसी भी नाटक से संबंधित शिक्षण करवाया जाता है, उसका पहला उद्देश्य है बालकों को अभिनय कला का ज्ञान प्रदान करना, किस प्रकार से अभिनय किया जाता है। दूसरा है बालकों को अभिनय के अनुरूप संवाद करने के लिए, या अभिनय के अनुरूप संवाद हेतु या बोलने हेतु दक्ष बनाना। बालक इस प्रकार की कला में प्रवीण हो सके कि जिस प्रकार का अभिनय उसको करना है, उस प्रकार के अभिनय के अनुरूप वह संवाद कर सके, वार्तालाप कर सके, बोलने में वह समर्थ हो सके। दूसरा है बालकों को अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से
प्रस्तुत करने के कौशल में प्रवीणता प्रदान करना। निश्चित रूप से नाटक के अंतर्गत कम से कम 2 पात्र तो होंगे ही होंगे। तो जिस प्रकार से संवाद है, 2 व्यक्तियों का जो संवाद है, उन संवादों के अंदर बालक अपने अभिनय को लेकर के उसको जो वाक्य का प्रयोग करना है, उनका एक क्रमबद्ध तरीके से वह अपने वाक्य को रखने में समर्थ हो सके, उसमें प्रवीणता प्राप्त कर सके, ऐसा नाटक शिक्षण का अगला उद्देश्य है। आगे है नाटक के विभिन्न तत्वों का छात्रों को नाटक के विभिन्न तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। नाटक के जितने भी तत्व हैं, उन सभी तत्वों का छात्रों को ज्ञान प्रदान करना अगला उद्देश्य है। दूसरा है प्रस्तुत पात्रों के माध्यम से छात्रों में संस्कार विकसित हो सके, छात्रों में संस्कार विकसित हेतु तथा श्रेष्ठ चरित्र शिक्षण हेतु उत्तम चरित्र हो छात्रों का, अच्छे संस्कारों का विकास हो छात्रों में। इसलिए जो प्रस्तुत पात्र हैं, जैसे रामायण नाटक है, रामायण के माध्यम से जैसे रावण का परिचय करवाया जाता है, राम का परिचय करवाया जाता है, सीता का परिचय करवाया जाता है, अर्थात उनके मध्य होने वाले संवादों के माध्यम से ये शिक्षा दी जाती है कि रावण ने जिस प्रकार से अनीति का सहारा लिया, अनैतिक कार्य किए, उस प्रकार के कार्य आपको नहीं करना है। आपको आदर्श राम के अनुरूप जो चरित्र है, वाल्मीकि ने जो रामायण में राम का जो चरित्र है, आदर्श चरित्र की स्थापना की है, उस चरित्र को अपने जीवन में स्वीकार करना है और इस प्रकार के संस्कार आपके जीवन में हो, जिस प्रकार से राम ने अपने पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने भाई के प्रति और अपने शत्रु के प्रति जिस प्रकार से अपने ओरिजिनल जो संस्कार हैं, अपने अच्छे संस्कार हैं, उन संस्कारों को परिचय दिया। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इस प्रकार का जो शिक्षण है, वो प्रस्तुत करने के लिए नाटक शिक्षण की आवश्यकता होती है। आगे है जो विभिन्न जीवन दर्शन और परिस्थितियों का ज्ञान छात्रों को हो सके, उसे पात्रों के माध्यम से विभिन्न जीवन दर्शन तथा परिस्थितियों का ज्ञान तथा परिस्थितियों का ज्ञान छात्रों को हो सके। इसलिए जो विभिन्न जीवन दर्शन, अनेक प्रकार के जीवन का, जैसे राम का जीवन दर्शन है, सीता का जीवन दर्शन है, राजा दशरथ का जीवन दर्शन है, भरत का जीवन दर्शन है, उनको उनसे शिक्षा लेने के लिए उनके जितने भी अभिनय थे, जितने भी उनके जीवन की जो घटनाएं थी, उनको
देख करके, सुन करके, पढ़ करके, आत्मसात करते हुए विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ उनके सामने उचित अनुचित या सही गलत जो भी परिस्थितियाँ उनके सामने उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों में उन्होंने कितना धैर्य रखा था, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में उतारने का शिक्षण दिया जाता है। फिर है आगे है अभिनय कला का परिचय देना। छात्रों में अभिनय कला का परिचय देना हो गया, ज्ञान प्रदान करना। फिर है संस्कृत साहित्य के विभिन्न नाट्य ग्रंथों का परिचय, विभिन्न नाट्य ग्रंथों का छात्रों को परिचय हो सके, इस प्रकार से नाट्य शिक्षण के ये प्रमुख उद्देश्य हैं। अभिनय कला का ज्ञान, संवाद हेतु बोलने में दक्ष हो और अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक एक पंक्ति में एक एक प्रश्न बनता है। पहले अभिनय कला का ज्ञान किस शिक्षण का उद्देश्य है? नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है संस्कार शिक्षण, संस्कार की शिक्षा देना, विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का कौशल। नाटक शिक्षण में विभिन्न नाटक के विभिन्न तत्वों का ज्ञान। फिर है प्रस्तुत पात्रों में के माध्यम से छात्रों में संस्कार एवं श्रेष्ठ चरित्र शिक्षण हेतु और विभिन्न जीवन दर्शन और परिस्थितियों का ज्ञान और संस्कृत साहित्य के विभिन्न नाट्य ग्रंथों का परिचय, ये नाटक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं नाट्य शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से उनमें से आपको एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे और गत वर्षों में जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन सभी में नाटक शिक्षण की जो शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का समावेश हुआ है। हमारी शिक्षण विधियों के समाप्ति उपरांत हमने, जैसा कि पूर्व में आपको सूचित कर दिया था कि संस्कृत की शिक्षण विधियों के उपरांत हमारी एक क्लास होगी, भाषा के चारों कौशल हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, शिक्षण के जो सूत्र हैं और आगमनात् निगमनम प्रति, स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणम प्रति, जितने भी है ज्ञातात् अज्ञातम प्रति तथा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, इन तीनों विषयों को लेकर के हमारी एक पृथक से क्लास होगी। और उसके उपरांत जब संपूर्ण शिक्षण विधियों का समापन हो जाएगा, उसके उपरांत हमारी एक क्लास विगत वर्षों में आए हुए जितने भी संस्कृत की शिक्षण विधियों संबंधित प्रश्न हैं और भविष्य में होने वाले जो रीट एग्ज़ाम 2020 में संभावित जो प्रश्नों का समावेश होगा, उनका हम समाधान लेकर के आपके सम्मुख अंतिम जो हमारी शिक्षण विधियों की क्लास होगी उसमें उपस्थित होंगे। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल जो उज्ज्वल क्लासेस के नाम से प्रचलित है उस पर बने रहिए और किसी भी प्रकार की आपको हमारे शिक्षण के दौरान कोई समस्या हो रही है या किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आ रही है तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हमारे जितने भी शिक्षण संबंधी वीडियो होंगे जो आप तक तुरंत पहुंच सके।